दोस्तों आज के दौर में हम लोग जब कभी भी यहूदी लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इजराइल का नाम आता है, क्योंकि ये इजराइल न सिर्फ खुद यहूदियों के मुताबिक पूरी दुनिया में एकलौता देश है, बल्कि उनकी प्रोमिस लैंड भी है। मतलब एक ऐसी ज़मीन कि जिसका खुदा ने उनसे खुद वादा किया था। इजराइल नाम की ये स्टेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के जाने के बाद सन 1948 में वजूद में आई थी। मगर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि जब इजराइल ही 1948 में वजूद में आया था तो इस पूरे इलाके में जो यहूदी रहते हैं तो 1948 से पहले कहाँ हुआ करते थे, जहाँ भी हुआ करते थे वहाँ के किस हाल में हुआ करते थे और किस तरह से ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो दोस्तों, जब कभी भी हम लोग यहूदियों के इतिहास में 1948 से पीछे जाते हैं तो जिस इंसान का नाम हम लोगों को सबसे पहले नज़र आता है वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एडोल्फ हिटलर है। वही एडोल्फ हिटलर कि जिसकी ने न सिर्फ जर्मनी पर राज किया था बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह भी बना था। एडोल्फ हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल के अंदर ही लगभग 50 से 60 लाख के करीब यहूदियों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। हिटलर यहूदियों से कितनी ज़्यादा नफरत किया करता था, इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगाई जा सकता है कि उसने तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पूरी दुनिया से यहूदी कौम को ही ख़त्म करके दम लेगा। और अपने पागलपन से भरे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हिटलर ने वक्त वक्त पर वह यहूदियों के खिलाफ ऐसे ऐसे कदम उठाए थे कि जिससे उस दौर में पूरी ही दुनिया हिल कर रह गई थी। मगर दोस्तों, आप सवाल यही है कि आखिर ये हिटलर यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत किया ही क्यों करता था, वो भी इतनी ज़्यादा कि वो पूरी दुनिया से ही इन लोगों का नाम और निशान मिटा देना चाहता था। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब ये हिटलर की आइडियोलॉजी मतलब कि हिटलर की मानसिकता ये थी कि ये जो यहूदी कौम है ये दरअसल एक गद्दार कौम है। वो हमेशा ये माना करता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन लोगों की हार हुई थी, वो हार बिल्कुल भी नहीं होती अगर यहूदी कौम जर्मन में मौजूद न होती, क्योंकि यहूदी लोगों ने अपने ही वतन के साथ गद्दारी की थी और अपने ही दुश्मनों का साथ दिया था, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हिटलर की यहूदियों से नफ़रत की एक और वजह ये भी थी क्योंकि हिटलर बराबरी के कॉन्सेप्ट पर ये बिल्कुल भी यकीन नहीं रखा करता था। मतलब उसके मुताबिक दुनिया के सारे लोग हैं, जो सारे नस्लें हैं वो बराबर नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक तो जो जर्मन आर्यन कौन थे वो अपने खुद की कौम दुनिया में सबसे आला है और वही पूरी दुनिया पर राज करने की असली हकदार है। अब जाहिर है कि अपने इस कानून के हिसाब से हिटलर अपने खुद की ही कौम के अलावा बाकी सारी कौम को गुलाम और कमतर ही समझा करता था। मगर क्योंकि यहूदियों की नफरत करने की वजह ये भी थी कि इसलिए वह यहूदियों को ज़्यादा टारगेट पर लिया। दोस्तों, अगर आप लोग हिटलर के मशहूर किताब मैन कैफ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने अपनी किताब में बड़े ही लंबे लंबे पैराग्राफ में ये समझाने की लोगों की कोशिश की है कि मैंने अपने जांच पड़ताल में ये पाया है कि दरअसल यहूदी एक सीक्रेट मिशन पर है और वो सीक्रेट मिशन है पूरी दुनिया पर राज करना। ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल में करना चाहते हैं। हिटलर ने लिखा है कि ये लोग हमेशा मुत्तहिद होकर यानी यूनाइटेड रहते हैं और हमेशा अपने ही नस्ल की बरतरी के लिए काम करते हैं। वो ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हज़ारों साल पहले इन लोगों की खुद के मुताबिक खुदा की तरफ से इनको पूरी दुनिया की हुकूमत देने का वादा किया गया था, जिस चीज़ को ये लोग आज भी नहीं भूले हैं और इसीलिए आज भी अपनी हुकूमत हासिल करने के लिए यूनाइटेड कोशिश करते रहते हैं। हिटलर अपनी इसी किताब में लिखता है कि यहूदियों की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। ये लोग पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक मजहब के तौर पर पेश करते हैं, मगर ये एक मजहब यानी कि रिलीजन नहीं है, बल्कि यहूदी तो और सिर्फ एक नस्ल है। याद रहे दोस्तों कि जिस दौर में हिटलर अपनी किताब में ये सब लिख रहा था ये वही दौर था कि जब यूरोप में ज़ाहिर इस्लाम का एक ग्रुप एक्टिव हो चुका था। ये वही ग्रुप था जो फ़िलिस्तीन के इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप के इलाके से यहूदियों को ले जाकर आबाद कर रहा था ताकि आगे चलकर इसकी जगह अपना एक नया देश, अपनी एक नई स्टेट बनाई जा सके। जाहिर है हिटलर भी इन सब चीज़ों के बारे में सुबह शाम पढ़ रहा था, इसीलिए उसने अपनी इस किताब में इस स्टेट के बारे में भी लिखा है। उसने लिखा था कि फ़िलिस्तीन के इलाके में यहूदी लोग इजराइल नाम का ये देश इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि वहाँ पर जाकर रह सके, बल्कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आलमी तौर पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये जितने भी लूटपाट करे या जितने भी गलत काम करे उसके बदले में इनको महफूज जगह मिल सके। मतलब वहाँ पर ये सिर्फ अपने हेड क्वार्टर बनाएंगे
और जितने भी लोग किसी भी तरह से गलत चीज़ों में पकड़े जाते होंगे और जिनकी कहीं पर नहीं चल रही होगी वहाँ वो यहाँ पर आकर महफूज रह सकेंगे। दोस्तों, ये तो यहूदियों के बारे में हिटलर के चंद विचार ही थे जो जिनको हमने आपके सामने शॉर्ट में पेश कर दिया है, वरना उसने अपनी किताबों में ऐसी ऐसी लंबी चीज़ें लिखी है जिसको एक वीडियो में मेंशन करना मुमकिन ही नहीं है। फ़िलहाल दोस्तों, आप ये समझिए कि हिटलर की इस खतरनाक नफ़रत के ही नतीजा था कि हिटलर ने जैसे ही जर्मनी की हुकूमत संभाली थी वैसे ही जर्मनी के पूरे इलाके में यहूदियों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसने शुरू से ही यहूदियों के ऊपर इस तरह की खतरनाक पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी थी कि जिसकी वजह से अब यहूदी बड़ी तेज़ी के साथ जर्मन को छोड़कर भागने लगे थे। मगर जाहिर है यहूदी तो अपना घर बार नहीं छोड़ सकता था। फिलहाल हिटलर की तरफ से यहूदियों के खिलाफ जो खतरनाक कदम उठाए गए थे उनमें से एक ये भी था कि वो शुरुआती दौर में ही एक ऐसा कानून पास किया था कि जिसके तहत अब उसके पूरे इलाके में रहने वाले हर यहूदी के लिए ये ज़रूरी था कि वो अपने नाम के साथ एक नया नाम जोड़े। मतलब जो यहूदी मर्द था उसके लिए ज़रूरी था कि वो चाहे वो उसका नाम जो कुछ भी हो मगर वो अपने नाम के साथ इजराइल लगाएगा, जबकि जो औरत थी उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो अपने नाम के साथ सारा लगाएगी। और यही वो दो नाम थे कि जिनकी वजह से अब कुछ महीने के अंदर ही पूरी जर्मन या फिर आसपास के इलाके में हर यहूदी को उसके नाम से ही पहचाना जा सकता था। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली थी, बल्कि कुछ वक्त बाद तो वहाँ के गवर्नमेंट ने यहूदी लोगों से उनका पासपोर्ट भी ले लिया था और उनको एक नई तरह के पासपोर्ट दिया था जिस पर एक ऐसी मुहर लगी हुई थी कि जिसको देखकर समझा जा सकता था कि ये जर्मन के बाकी लोगों का पासपोर्ट नहीं है बल्कि ये तो यहूदी लोगों का पासपोर्ट है। वक्त थोड़ा और गुजरा और फिर तो हिटलर की गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कानून बना दिया गया कि यहूदियों को अपने पहने हुए कपड़ों पर एक ख़ास तरह बैच लगाना ज़रूरी है कि जिसको सड़कों पर ही पहचाना जा सके ये इंसान जो इधर से जा रहा है ये दरअसल यहूदी है। सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं बल्कि इस तरह के ख़ास बैच अब उनके घर के दरवाज़ों पर भी लगाना ज़रूरी कर दिया था। मतलब घर देखकर हर इंसान समझ सकता था कि ये यहूदी का घर है या फिर गैर यहूदी का घर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था यहूदियों का हिटलर के इलाके में रहना दुश्वार होता जा रहा था। सरकारी नौकरियां उनके लिए पूरे तरीके से बैन कर दी गई थी, जबकि प्राइवेट नौकरी जो उनको मिलती भी थी तो उनको ऊंची पोजीशन पर नहीं बैठाया जाता था। और न बैठाने की वजह यही थी कि क्योंकि जिस तरह की हिटलर की मानसिकता थी वही मानसिकता पूरे ही इलाके में फैला दिया गया था। और वो मानसिकता यही थी कि ये लोग गद्दार हैं और इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों के साथ गद्दारी की थी और ये लोग हम लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं बल्कि अपने ही देश का बुरा चाहते हैं। वक्त के साथ अब हिटलर के पूरे इलाके में यहूदियों के खिलाफ इतनी खतरनाक नफरत फैल चुकी थी कि आए दिन कभी उनके दुकानों को जला दिया जाता था तो कभी घरों को जला दिया जाता था। हजारों सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ यहूदी लोग अपना घर बार खो देते थे बल्कि वक्त वक्त पर उनकी जानें भी चली जाती थी। मगर हैरानी की बात तो ये है कि यह सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी, बल्कि डर और खौफ का असली खेल है वो दरअसल साल 1947 मतलब 1939 के शुरू हुआ था, जब हिटलर की फ़ौज ने बड़ी तेज़ी के साथ यहूदियों को चुन चुन कर ढूंढना शुरू किया था और उनको लाकर अपने कैंप्स में भरना शुरू कर दिया। हिटलर की फ़ौज उसके अंदर न सिर्फ यहूदियों को बुरी तरीके से सताया करती थी बल्कि उनसे खूब काम भी लिया करती थी। वैसे तो उस दौर में यूरोप के एक बड़े इलाके में हिटलर की तरफ से यहूदियों के लिए एक बेशुमार कैंप्स तैयार करवाए गए थे, मगर इन सारे कैंप्स में भी जो कैंप सबसे बड़ा और ख़तरनाक था वो दरअसल पोलैंड का वही कैंप था जिसको आज के दौर में ऑचविट्ज़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कैद किए यहूदियों के साथ वो सलूक किया गया था कि जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। पोलैंड में मौजूद यही कैंप था कि जिसके अंदर लाखों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया गया, बल्कि एक एक बार में सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में यहूदियों को ख़त्म किया जाता था। हिटलर की जो खुफिया एजेंसीज थी वो उनके ये जिम्मेदारी थी कि वो ये यूरोप के एक बड़े इलाके से ढूंढ कर यहूदियों को लाती थी और इस तरह के ख़तरनाक कैंप्स में लाकर बंद कर दिया करती थी। हिटलर की यही जो ख़तरनाक कैंप्स थे ये इनके अंदर बड़े बड़े हॉल भी हुआ करते थे कि जिनको गैस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा ख़ास हॉल हुआ करता था कि जो हर तरफ से पूरी तरह से पैक था और फिर ये पैक हॉल में हज़ारों लोगों को एक साथ लाकर बंद कर दिया जाता था। बंद करने के बाद इसके अंदर जहरीली गैसेस को छोड़ दिया जाता था। फिर जो अंदर बंद लोग हुआ करते थे उनकी बड़ी ही बेदर्दी के साथ
दम घुटकर मौत हो जाती थी। इस तरह से सिर्फ एक ही बार में हिटलर की फ़ौज की तरफ से सैकड़ों या फिर हज़ारों यहूदियों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता था। इस तरह के कुछ खतरनाक और दर्दनाक तरीक़ों को इस्तेमाल करके हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल के अंदर ही हमारी दुनिया के लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया था। हालांकि मरने वाले यहूदियों का एक बड़ा नंबर ऐसा भी था जिनकी मौत इन कैंप्स में बंद होने के बाद भूख या फिर खतरनाक सर्दी से हो गई थी। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो एडोल्फ हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था और इस हार की सामना करने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। इस हार के बाद ही यूरोप में रहने वाले यहूदियों के जान में जान आई थी और हिटलर की तरफ से यहूदियों के ऊपर होने वाले इस जुल्म सितम के बदले में कोई हमदर्दी का नतीजा था कि जब 1948 में यहूदियों के तरफ से एक नया देश यानी कि इजराइल बनाने की कोशिश की गई तो लगभग ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और भरपूर सपोर्ट मिला, न सिर्फ वहाँ के गवर्नमेंट्स का बल्कि वहाँ के आम पब्लिक का भी। फ़िलहाल दोस्तों, अब आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड आज की इस वीडियो की मदद से काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।